asset recognized in accordance with Accounting Standard 26, intangible asset. ठीक है बेटा। देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में वो क्या बता रहा है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वो ये कह रहा है कि ईच पार्ट ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद ए कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। आज तक आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा, ना ही आपने देखा कि किसी एसेट को हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा आपका एयरक्राफ्ट है, शिप है, ठीक है, और आपकी कार है। देखो कार की लाइफ शायद 10 साल होती है, लेकिन टायर की लाइफ कितनी होती है? 2-3 साल होती है। 2-3 साल के बाद हमें लगता है टायर चेंज कर लो। तो अब आप खुद देखो कि अगर मैं कार की डेप्रिसिएशन निकाल रही हूँ, तो उसका जो सिग्निफिकेंट अगर वो पार्ट है, तो ऐसा हो सकता है ना कि मैं टायर की डेप्रिसिएशन अलग लगाऊं, क्लच की अलग लगाऊं, क्योंकि क्लच की लाइफ अलग होती है, उसकी ब्रेक की लाइफ अलग होती है, और कार की मतलब अपनी लाइफ तो ज्यादा होती है ना। सीट कवर भी हम थोड़े टाइम बाद चेंज कर लेते हैं, चलो वो तो हम अपनी मर्जी से भी करते हैं, बट देखो टायर तो आप जानते हो ना कि चेंज कराने पड़ते हैं थोड़े टाइम के बाद। आपको ये बात समझ आ रही है? यस मैम। हम्म। तो देखिए, यस मैम। आप में यस से मैम। बेटा किसी ने वॉइस कॉल कर दी गलती से ग्रुप में। चलो एनीहाउ, कट गया। तो मैं ये कह रही थी कि डेप्रिसिएशन हमें सिग्निफिकेंट पार्ट की, ये किसका नंबर है बच्चे? कोई बच्चा बार बार गलती से कर रहा है या क्या हो रहा है? ये वॉइस कॉल हो रही है। ईच पार्ट ऑफ द आइटम जो है, अगर वो सिग्निफिकेंट है पार्ट है उसका, तो आप उसको अलग से डेप्रिसिएशन निकालोगे। एन एंटरप्राइज एलोकेट द अमाउंट ऑफ इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इट्स सिग्निफिकेंट पार्ट। तो जब आप कोई चीज खरीदते हो, तो आप उसके पार्ट्स को अलग अलग पहले से ही सेपरेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द एयर फ्रेम एंड इंजन। अब यहाँ फिर देखो, इसने जो एग्जाम्पल दिया आपको एयरक्राफ्ट का दिया है। एयरक्राफ्ट का एक एयर फ्रेम होता है, एक इंजन होता है। दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट के होते हैं, और दोनों की डेप्रिशिएबल लाइफ अलग अलग होती है। तो आप पहले ही जब एयरक्राफ्ट खरीदते हो, तो आप उसके दो पार्ट कर दो, एयर फ्रेम एंड इंजन। तो दोनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हो। वेदर ओन्ड और सब्जेक्ट टू फाइनेंस लीज, चाहे किसी भी चीज से खरीदते हो, वो तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ी चीजें खरीदने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हम खरीद लेते हैं पैसा देके, एक हम लीज पे लेते हैं, उसको हम फाइनेंस लीज बोलते हैं। फाइनेंस लीज में क्या होता है कि आप पहले उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहो, और एट द एंड वो चीज आपकी होगी, तब तक आप उसके ओनर नहीं हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं फाइनेंस लीज का आपको अगर समझाने के लिए दूं, तो हाउसिंग लोन सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा। तो जब आप लोन लेते हो, तो लोन के पेपर आपका बैंक रख लेता है, वो आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हो, जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं जाती, वो लोन जो है वो पेपर्स बैंक के पास ही रहते हैं। आपके नाम मकान तभी होगा जब आप उसकी पूरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे। तो यहाँ पर बैंक से नहीं लेते, हम ओनर से लेते हैं, और उसको हर साल लीज मनी देते रहते हैं, और हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि इतने साल पैसे देने के बाद ये चीज आप ले सकते हो, आपकी ऑप्शन है। तो उसको फाइनेंस लीज बोलते हैं। चाहे आप किसी भी तरह से ले रहे हो, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट उसमें अलग अलग है, तो आप अलग अलग उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and depreciation method that are same as useful life and depreciation method of the another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge. वो कहता है कि अगर आपके जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, मान लो आपके पास 2 कारें हैं या 2 एयरक्राफ्ट हैं या 10 एयरक्राफ्ट हैं, 10 एयरक्राफ्ट के 10 एयर फ्रेम भी होंगे और 10 इंजन भी होंगे। क्लियर? ठीक है ना? यस मैम। और अगर आपने एक ही डेट को वो खरीदे हैं, तो उनकी लाइफ भी सेम होगी और उनका डेप्रिसिएशन मेथड भी सेम होगा। ठीक है? या 10 कारें हैं, मान लो 10 कारें और उनके 10 के 40 टायर हो गए, तो आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हो, यानी कि 10 एयर फ्रेम अलग कर दो, 10 इंजन अलग कर दो, उनको ग्रुप में डाल के इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकाल दो। क्यों? क्योंकि उनकी यूजफुल लाइफ भी सेम होगी और उनका डेप्रिसिएशन मेथड भी सेम होगा। तो उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो आप। समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। हम्म।
अब वो कहते हैं टू द एक्सटेंट दैट एन एंटरप्राइज डेप्रिशिएट सेपरेटली सम पार्ट्स ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, it also depreciates separately the remainder of item. The remainder consists of parts of item that are individually not significant. अब रिमाइंडर क्या बच गया? जो सिग्निफिकेंट पार्ट थे हमने अलग कर दिए, जो बाकी बच गए छोटे छोटे पार्ट वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. If an enterprise has varying expectations for these parts, approximation techniques may be necessary to depreciate the remainder in the manner that faithfully represents the consumption pattern or useful life of its parts. तो कहता है जो आपको ठीक लगे आप अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कोई भी टेक्निक अपना सकते हो उसको डेप्रिशिएट करने की, बट दिमाग में यही रखना है कि हमने उसकी जो फेथफुली रिप्रेजेंटेशन दिखानी है अपनी स्टेटमेंट की, हाँ जेन्युइनली जितना वो डेप्रिशिएट हो रहा है उतना हर साल हम उसको दिखा दें. An enterprise may choose to depreciate separately the part of item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of item. अगर आप चाहो तो may choose जहां पर आ जाता है ना, तो may वर्ड जहां पर आता है वहां पर होता है कि आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो ना कर सकते हो. ठीक है, हम कहते हैं ना we may be disciplined बट वी शुड रिस्पेक्ट अवर कंट्री. जो हमें करना है वो मैंडेटरी है, जो हमारे को रिकमेंड किया गया वहां पर मे वर्ड आ जाता है. तो यहाँ पर वो ये कहता है कि अगर आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट पार्ट की ही डेप्रिसिएशन अलग करनी है, आप चाहो तो अपने बाकी पार्ट्स की डेप्रिसिएशन भी, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं भी है तो भी आप अलग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो. द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पार्ट should be recognized in the statement of profit and loss account unless it is included in carrying amount of the another asset. Obviously अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं जिस भी पार्ट की तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. The depreciation charge for a period is usually recognized in the statement of profit and loss. However, sometimes the future economic benefits embodied in the asset are absorbed in the producing of other asset. In this case, depreciation charge constitute a part of cost of the other asset and is included in the carrying amount. For example, depreciation of manufacturing plant and equipment is included in the cost of conversion of inventories. देखो अगर आपने अपनी ही कोई इन्वेंटरी को यूज करके अपने इक्विपमेंट में यूज कर लिया, उसको आप सेल के लिए नहीं बना रहे, मान लो आपका ईंटों का वो है जो भी है और उससे उसमें से कुछ ईंटें आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगा रहे हो, तो उसको हम कैपिटलाइज करना बोलते हैं. हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, उसको सेल नहीं मानेंगे, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे. तो उसको जब हम कैपिटलाइज करेंगे तो वो जो हमारी ऑलरेडी बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग में एक रूम और बना दिया और उस रूम में अपने ही मटेरियल से उठा के ईंटें रेता बजरी जो भी आपके पास पड़ा था आपने अपने स्टोर में से लगा दिया. तो अब आपका वो जो खर्चा हुआ है वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा उस बिल्डिंग की या इक्विपमेंट की, तो उसमें फिर जाके Yes, डेप्रिशिएट ma'am. होगा. तो आप उसको अलग से नहीं दिखाओगे, उसको डेप्रिशिएट वहां ऐड करके उसकी कैरिंग अमाउंट में इंक्लूड करके फिर डेप्रिशिएशन निकालोगे. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Similarly, depreciation of property, plant and equipment used for development activities. अगर कोई डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हो यानी कि इंटेंजिबल एसेट के लिए कर रहे हो, रिसर्च के लिए कर रहे हो, तो उसको आप उस रिसर्च के अकाउंट में डालोगे जब उसकी कॉस्ट निकालोगे. ये हमारे को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंटेंजिबल एसेट्स में बताया गया है. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम. अब आगे आता है डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड डेप्रिशिएशन पीरियड कैसे निकालते हैं हम. देखिए इस बात में भी हमने ध्यान देना है कि किस तरह से हमने डेप्रिशिएशन निकालना है और किस अमाउंट पे निकालना है. कितना डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब होता है किस वैल्यू पे हम उसको डेप्रिशिएट करें, यानी एसेट की वैल्यू. ठीक है, और डेप्रिशिएशन पीरियड होता है कितने पीरियड का डेप्रिशिएशन निकालना है. तो depreciable amount of an asset should be allocated on a systematic basis over its useful life. तो depreciable amount होता है कि जो हमारे खर्चे हैं, जितना भी हमने मान लो 1 लाख की प्रॉपर्टी मैंने खरीदी और अगर वो मुझे हर साल बराबर का फायदा दे रही है और 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो मैं उसके खर्चे को 10 साल में एलोकेट कर दूंगी, यानी कि 10-10 हजार हर साल एलोकेट कर दूंगी खर्चे को. ये मैं Yes, सिर्फ एक ma'am. एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है,
और अगर हमें लगता है कि एसेट शुरू में हमें ज्यादा फायदा देती है, बाद में कम देती है, तो फिर हम स्ट्रेट डाउन वैल्यू, दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड निकाल लेते हैं। तो सिस्टमेटिक बेसिस में हमारा सारा खर्चा बढ़ जाता है। द रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? जो एट द एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ, मान लो मैंने 10 साल के बाद वो चीज मेरे काम की नहीं है, अब मुझे वो बेच देनी है, चाहे वो मेरी स्क्रैप में जाए। सेकंड हैंड चीज जब हम बेच देते हैं, कई बारी तो वो किसी, जैसे आप मोबाइल ही ले लो, आप मोबाइल लेते हो, आपने 2 4 4 साल 10 साल 5 साल जितना भी आपने चलाया, फिर हम कहते हैं कि चलो इसको बेच देते हैं, 2 3 हजार रुपए, 4 हजार 5 हजार 6 हजार 10 हजार, जो भी आईफोन हो तो 15 20 हजार भी मिल जाते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि चल क्या करना है, पड़ा रहे काम आ जाएगा, मतलब हमारे घर तो ऐसा ही होता है, पड़ा रहे वो चाहे काम आए या ना आए, लेकिन हम उसको रख लेते हैं कि उसमें डाटा भी है, पुराना है, पड़ा रहे, कोई बात नहीं, 4 5 हजार का क्या मिलना है। सो रेजिडुअल वैल्यू वो होती है जो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हम उसको बेच के हमें कुछ मिल सकता है। ठीक है। If expectations differ from the previous estimate, the changes should be accounted for a change in an accounting estimate in accordance to the Indian Accounting Standard 5, net profit and loss, prior period items and changes in accounting policies। तो अभी हमने पहले भी किया था, अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो, चाहे आपने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया, तो जब आप डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करोगे, उस चेंज करने से उसके पहले पीरियड का क्या क्या था, उसका डेप्रिसिएशन, और चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से आपका क्या आया, और दोनों के डिफरेंस से क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो डिफरेंस आपको दिखाना है। डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड्स इज कैरिंग अमाउंट। ठीक है। फेयर, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और फेयर वैल्यू कम हो तो वो इम्पेयरमेंट लॉस होता है। ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा है लेकिन कैरिंग अमाउंट कम है, तो भी डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, एज लॉन्ग एज द एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट। कब तक हम डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं? जब तक उसकी वैल्यू रेजिडुअल अमाउंट तक नहीं आ जाती। अगर आपकी एसेट की वैल्यू रेजिडुअल से ही नीचे आ गई, मान लो मैंने ये सोचा हुआ है अपनी बुक्स में कि मेरी ये एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ 10 हजार रुपये दे जाएगी, अब उसकी वैल्यू 10 हजार से कम हो गई है, तो हम उसको अपनी बुक्स में से वैनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि 10 हजार तो हमने बेच के ही ले लेने हैं उससे। तो इसलिए वैल्यू डज नॉट एक्सीड्स इट्स कैरिंग अमाउंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट डू नॉट नेगेट द नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम जब एसेट में ऐड ही नहीं करते, तो फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? ये तो पता है ना आपको कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. The depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value. Depreciable amount आपने अगर स्ट्रेट लाइन मेथड किया है, तो हम कैसे निकालते हैं? depreciable amount is equal to value of asset minus residual value। यही करते हैं ना हम, बाद में उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ से। आज को श्वेता दे रही थी रजेश को कोई दवाई करके। The residual value of asset may increase to the amount equal to or greater than its carrying amount if it does not, depreciation charge of assets is zero unless until residual value subsequently decreases to an amount below its carrying amount। तो residual value जो है आपकी अगर है, तो carrying amount जीरो नहीं हो सकता। Depreciation of an asset begins when it is available for use। अब depreciation हमने करना कब से शुरू है? जब से आप उसको यूज कर रहे हो। दैट इज व्हेन इट इज इन द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। एक एयरक्राफ्ट लिया, उसको रख लिया, गाड़ी ली, खड़ा कर दिया, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, आप उसका डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस एट द अर्लियर ऑफ द डेट the asset is retired from active use and held for disposal and date the asset is de-recognized। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट खत्म कब करना है, स्टार्ट कब करना है? देखो, जब आप उसको यूज के लिए अवेलेबल हो जाता है आपका, यानी कि उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, उस कंडीशन में आ जाता है, आपने मशीन ली, उसको इंस्टॉल करवा दिया, घर में फ्रिज लेके आए, डिब्बे में बंद पड़ा है, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे। इंस्टॉल करोगे उसको, उस
उस कंडीशन में लाओगे कि आप उसको यूज कर सको, उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है। और डेप्रिसिएशन खत्म कब होता है, सीज कब होता है, जब उसकी लाइफ जो है वो सीजेज एट द अर्लियर डेट दैट एसेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, जब हम उसको यूज करना बंद कर देते हैं और वो डिस्पोजल के लिए तैयार है, अब हम उसको बेच सकते हैं। या फिर जिस डेट को हमने डी रिकॉग्नाइज कर दी अपनी बुक्स में वो एसेट, इन तीनों में से 3 डेट बताई है उसने, कौन कौन सी? रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एक डेट, आपने यूज करनी बंद कर दी, रख दिया, फ्रिज बंद कर दिया, नया ले लिया, उसको पड़ा है। हेल्ड फॉर डिस्पोजल, उसको सेल पे लगा दिया, OLX पे डाल दिया, अभी बेचना है हमने, अब इसको माइंड बना लिया आपने। क्योंकि जैसे अभी मैंने मोबाइल का बताया, आपने नया खरीदा और पुराना आपने नहीं बेचना, आपने अपनी बुक्स में रख लिया, अपनी ऐसे ड्रॉर में रख लिया, उसका एक्टिव यूज तो बंद हो गया, ठीक है। या डिस्पोजल आपने कर दी उससे पहले ही, नया खरीदने से पहले पुराना बेच दिया, या अपनी बुक्स में उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो तीनों में से जो डेट पहले आएगी, अर्लियर ऑफ द 3, वो डेट आपकी डेप्रिसिएशन सीजेस की डेट होगी। सीजेस मतलब बंद करना, उस डेट से आप डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे। Therefore, depreciation does not cease when the asset become idle or retired from active use, but not held for disposal unless the asset is fully depreciated. However, under usage method of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. The future economic benefit embodied in the asset are consumed by the enterprise principally through its use. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं एसेट के, कि इस एसेट से मैं मान लो एक एक टैक्सी वाले ने टैक्सी खरीदी और उसने उसको टैक्सी पे लगा दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन तो करता है, अंदाजा तो लगाता है ना कि मेरे को इससे कितनी इनकम पर मंथ या पर डे होगी, और इसकी लाइफ कितनी है, अगर मैं उस हिसाब से लगाऊंगा तो पूरे लाइफ में मुझे कितनी इनकम होगी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो होने वाले हैं हमें बाय द कंज्यूम्ड ऑफ दिस एसेट, जब हम इस एसेट को यूज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो आएगा, बाय एंटरप्राइज प्रिंसिपली थ्रू इट्स यूज। हाउएवर अदर फैक्टर्स सच एज टेक्निकल और कमर्शियल ऑब्सोलेंस एंड वियर एंड टियर व्हाइल एन एसेट रिमेन आइडल। ऐसा भी होता है कि अगर आप एसेट को टेक्निक देखो, आपने खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, थोड़े टाइम बाद टेक्निकली नई मशीन आ गई, लैपटॉप खरीदा नया आ गया, मोबाइल खरीदा नया आ गया, उसके बाद टैब खरीदा नया आ गया, कार खरीदी नहीं आ गई, टेक्निक चेंज हो जाती है। कमर्शियल ऑब्सोलेंस हो गया, यानी कि वो चीज पुरानी होगी, अब उसमें कोई बैठना पसंद नहीं करता, आपकी टैक्सी नहीं चलेगी, आपको फिर नई चेंज करनी पड़ेगी। वियर एंड टीयर हो गई, वाइट एसएल रिमेन आइडल, अब उसको कार को लाके आपने खाली खड़ा कर दिया, यूज नहीं किया, तो वियर एंड टीयर तो होगी, फिर भी वो पुरानी तो हो जाएगी, खड़ी खड़ी कहीं जंग लग जाएगा, कहीं स्क्रैच पड़ जाएगा। often result in diminution of economic benefit। और जब ऐसा होता है तो हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वो कम हो जाएंगे, डिमिन्यूट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब अब हमें वो उतना फायदा नहीं देगी चीज जितना हमने उससे सोचा था। दैट माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट। Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset। तो इसलिए आप जब यूजफुल लाइफ किसी एसेट की डिटरमाइन करते हो डेप्रिसिएशन के लिए, तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला है एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ एसेट, यूसेज कितनी होगी आपकी एसेट की, असेस्ड बाय रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड कैपेसिटी और फिजिकली आउटपुट ऑफ द एसेट। दूसरा आपने जो ध्यान रखना है, उसकी एक्सपेक्टेड फियर एंड टीयर कितनी होगी, यानी कि अगर हम उसको ना भी यूज करें तो खड़े खड़े वो कितना उसकी वियर एंड टीयर होगी, which depend upon the operational factors such as number of shifts for which the asset is to be used and repair maintenance, कितना करते हो आप उसको, कितनी शिफ्टों में यूज करते हो, कितनी केयर करते हो उसकी मेंटेनेंस की, कितना टाइम उसको खाली रखते हो, इन सब चीजों पे डिपेंड होता है कि आपकी वियर एंड टीयर कितनी होगी। इसी तरह टेक्निकल एंड कमर्शियल ऑब्सोलेंस जो वो कह रहा है, वो कब आती हैं, जब नई इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं प्रोडक्शन में। अब लोग आपकी पुरानी चीज नहीं पसंद कर रहे, लेकिन आपकी पुरानी मशीन तो पुरानी चीज ही बनाएगी। फ्रॉम आप तो अपने पेन को ही देख लो, बचपन में कौन से पेन यूज करते थे और अब कहाँ पर आए हो आप। तो हम उस उन चीजों को यूज करना बंद कर देते हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं। और फ्रॉम ए चेंज इन द मार्केट, जब वो चीजें आउटडेटेड होगी तो उसकी मशीन भी क्या करेगी। पहले डॉट प्रिंटर होते थे, टक 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 करके निकलते थे, आजकल लेजर प्रिंटर आ गए हैं, अब और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है।
फ्रॉम ए चेंज इन द मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस। अब जब आपकी चीज ऑब्सोलेंट हो जाएगी या उसकी कमर्शियल वैल्यू कम हो जाएगी, तो उससे जो चीज आप बना रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगी। ठीक है। Yes, ma'am. Producing using asset could indicate the expectation of technical or commercial obsolescence of asset, which in turn might reflect a reduction of the future economic benefits. तो obviously हर चीज से आपके future economic benefit कम हो जाएंगे। Legal or similar limits on the use of asset, such as expiry date of related leases. अगर लीगल इशू आते हैं, अब हमने लीज पे कोई चीज ली है, 10 साल की लीज ली है और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर 10 साल के बाद तो वो अपने आप हमारी ओनरशिप से खत्म हो जाएगी, फिर तो हम उसको यूज कर ही नहीं सकते। आपने एक घर रेंट पे लिया है, शॉप रेंट पे लिया है 2 साल के लिए, तो 2 साल के बाद आपका कोई राइट नहीं है ना उसमें बैठने का। Yes, ma'am. ठीक है। तो उसकी भी यूजफुल लाइफ उस हिसाब से ही लोगे आप। तो इन सब चीजों को कंसीडर करना है जब आपने यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करनी है किसी एसेट की। इसके अलावा यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी टू द एंटरप्राइज, कितना आप उसको यूज करते हो। क्योंकि कई चीजें होती हैं, जैसे प्रिंटर में हम अगर वो डालते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या डालते हैं उसको, टोनर, टोनर डालते हैं ना, तो इंक या टोनर जो भी डालते हैं, एक टोनर से ना कितने पेज प्रिंट होंगे वो पहले से पता होता है। तो वहां पर इसी तरह कोई मशीन से आप कुछ बना रहे हो, तो आपको पता होता है एक मशीन से कितनी चीजें बनने वाली हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। अब उसकी कितनी यूटिलिटी है हमारी एंटरप्राइज के लिए। The asset management policy of the enterprise may involve the disposal of asset after a specified time or after consumption of the proportion of the future economic benefits embodied in the asset। तो जब वो चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, यानी जितने पेपर निकलने हैं निकल गए, जितनी आइटम्स बननी है बन गई, उसके बाद आपकी मशीन वो अच्छे से काम करना बंद कर देगी और आपको उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी काम लेते रहते हो धक्के से, अब किसी कैब में आप बैठ गए, आपने पैसे भी पूरे दिए और वो टक 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 करके चल रही है, तो आप नहीं बैठोगे उसमें। आप देखते हो, आप ट्रांसपोर्ट में बैठते हुए भी हम देखते हैं कि अच्छी सी बस हो, हम उसमें बैठेंगे जो नए वाली हो। तो हर पर्सन पैसा खर्चने से पहले ये देखता है कि जो हमें सर्विस मिल रही है, जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है, वो बिल्कुल न्यू और हाई टेक हो, तो फिर हमें वो बंद करनी पड़ेगी। Therefore, the useful life of asset may be shorter than its economic life। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमने उसकी इकोनॉमिक लाइफ सोची है, तो उससे पहले ही हमें उसकी यूजफुल लाइफ बंद करनी पड़े। समझ आ गई ये बात आपको? Yes, ma'am. द एस्टिमेशन ऑफ द यूजफुल लाइफ। अब मोबाइल है, आपने आईफोन लिया, अब 10 साल भी चला लो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद, या 5 साल के, आजकल तो 6 महीने के बाद नया आईफोन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हम जब 2-4 साल के बाद हमें लगता है तो पुराना हो गया, अब नया लेंगे। आज की डेट में भी हम वो बटनों वाला मोबाइल यूज कर सकते हैं, बात तो उस पर भी हो सकती है, लेकिन हम नहीं लेते। तो उसकी यूजफुल लाइफ तो है ना अभी भी, लेकिन यूजफुल लाइफ खत्म होगी, इकोनॉमिक लाइफ तो है, सॉरी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, इकोनॉमिक लाइफ खत्म हुई है ना। अब हमें वो बेनिफिट तो दे सकता है, लेकिन हम लेते नहीं है। The estimation of useful life of asset is a matter of judgment based on the experience of the enterprise with similar assets। तो इसको हमें जजमेंट के हिसाब से यूजफुल लाइफ हमें लेनी पड़ती है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अलग एसेट्स हैं, आपको उनको अलग अलग अकाउंट करना पड़ेगा। कभी हम अगर नॉर्मल सोचो, आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, तो आप किसी घर को देखते हो तो क्या आप लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग देखते हो या घर को पूरा देखते हो? घर कितने का, हम घर लेने जाते हैं, बना बनाया मकान खरीदते हैं, तो पूरे मकान की वैल्यू देखते हैं ना। वो ये तो नहीं कहता मकान में मकान मालिक कि धरती तो मेरी रहेगी, मकान आप ले लो। ऐसा होता है? No, ma'am. होता है ऐसा? पूरा घर ही लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लैंड भी हमारी हो जाती है। लेकिन डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो,
तो आप लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग करोगे। ऐसा क्यों है? हम उनको लेते तो इकट्ठा हैं, लेकिन लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट करती है, बिल्डिंग की डेप्रिशिएट करती है। जब हम कहते हैं ना इसकी वैल्यू हमारे मकान की बढ़ गई, एक्चुअली वो मकान की वैल्यू नहीं बढ़ रही होती, वो लैंड की वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर हम किसी से 10 साल पुराना बना हुआ मकान खरीदेंगे तो उसको तोड़ के नया बनाएंगे ना। 10 या 20 साल पुराना मकान खरीदते हैं, रहने के लिए उसमें जाने लगते हैं, तो क्या हम एज इट इज चले जाएंगे? उसको नया बन, कई लोग तो पूरा तोड़ के नया बनाते हैं उसको, है ना। यस मैम। तो इसका मतलब हमने जो उसको फालतू पैसे दिए हैं वो लैंड के दिए हैं, बिल्डिंग के नहीं दिए। विद सम एक्सेप्शन सच एज क्यूरीज और साइट। अब जहां पर आपकी खान होती है वहां तो धरती के अंदर ही आपका सारा कुछ पड़ा है, तो उसकी लाइफ जो है वो अनलिमिटेड यूजफुल लैंड, लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है। देयरफॉर इज नॉट डेप्रिशिएटेड, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती कभी भी। लेकिन बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड है और वो डेप्रिशिएट होती है। तो as increase in the value of land on which building stand does not affect the determination of depreciable value of the building। तो आपको लैंड की वैल्यू अलग करनी है, बिल्डिंग की अलग करनी है। जो डेप्रिसिएशन लगानी है वो बिल्डिंग पे लगानी है, लैंड पे नहीं लगानी। क्लियर? यस मैम। if the Yes, cost of ma'am. land if the cost of land include cost of site dismantlement, removal and restoration, that portion of land asset is depreciated over the period of benefit obtained by incurring those cost। अब क्या क्या हमने कल भी पढ़ा था, जब हमने लैंड ली उसके ऊपर कोई पहले पुराना सा कुछ बना हुआ था या कुछ भी था, वटएवर कोई साइट बनी हुई थी, उसको हमने डिसमेंटल किया, तोड़ फोड़ दिया। चलो मकान ही ले लो, अपने बिल्डिंग बनी हुई थी, तोड़ा उसको, रिमूव किया वहां की सारी गार्बेज को और फिर उसको रिस्टोर करके फिर नया मकान बनाया। ठीक है। तो आपका जितना पार्ट का खर्चा, उसको देखो, जो उसके बाद नया मकान बनाया, अब 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट आपकी लैंड, दूसरा पार्ट आपकी कॉस्ट ऑफ द साइट डिसमेंटल, रिमूवल एंड रिस्टोरेशन, और तीसरी आपकी बिल्डिंग। क्लियर? Yes. समझ आई? तो अब आप इसकी डेप्रिसिएशन अलग कर सकते हो, बिल्डिंग की अलग, और लैंड की तो करनी ही नहीं है। In some cases, land itself may have a limited useful life, in which case depreciation reflects the benefit derived from it। ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां लैंड की लिमिटेड लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, जहां पर जैसे पहाड़ होते हैं, लाइक वो पहाड़ खत्म हो रहा है, या रिवर है पानी सूख जाएगा, या फिर खान, सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है खान, माइंस। जब जब आप उसकी माइंस निकालते चले जाओगे कोयला, जब वो खाली हो जाएगी खान, तो फिर उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी जब वो नई थी तब। समझ आ गई आपको ये बात? हम्म। यस मैम। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे यूजफुल लाइफ पे। अब हमने देखना है अमाउंट, देखा हमने, अब देखना है मेथड कौन सा यूज करना है। डेप्रिसिएशन मेथड used should reflect the pattern in which future economic benefit of the asset are expected to be consumed by the enterprise। आपने डेप्रिसिएशन मेथड लगाने से पहले ये देखना है कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कैसे देगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया था कि अगर आपको लगता है हर साल हमें बराबर बेनिफिट होने वाले हैं तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें लगता है कि शुरू शुरू में बेनिफिट ज्यादा होने वाला है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे चल सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी वो प्रोडक्शन बेस्ड है कि कितने आइटम्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो उसको हम यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेस पे डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो पैटर्न उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने वाले हैं आपको। डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड। आपको मेथड को रिव्यू करना है एट लीस्ट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। ये बात ध्यान रखना, वैसे तो हम हर फाइनेंशियल ईयर एंड पे देखते ही हैं, पर रिव्यू भी करना है कि हमारा जो मेथड अप्लाई किया था वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आती हैं
या एक्सपेक्टेड कुछ पैटर्न में, जो हमने ऊपर शुरू किया था कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न में या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कुछ चेंज आता है और सिग्निफिकेंट चेंज आता है, ऐसे नहीं थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा चेंज, 100% तो नहीं हो सकता कि जो हमने सोचा वही हो, लेकिन अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो फिर वो चेंज हमें रिफ्लेक्ट करना है उस पैटर्न में, और हमारे मेथड को भी चेंज कर सकते हैं हम, फिर उसमें भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Such as change should be accounted for as change in accounting estimate in accordance with the accounting standard 5. अब वो कहता है a variety of depreciation methods can be used। ये तो आप depreciation के मेथड में चैप्टर में पढ़ ही चुके हो कि बहुत सारे depreciation मेथड होते हैं, ठीक है। These methods include कौन कौन से हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप ये पढ़ लेना खुद ही, लेकिन हाँ यहाँ देखने हैं आपने दिस मेथड इज अप्लाई, जो भी मेथड आप चुनते हो आपने उसको कंसिस्टेंटली जो है वो वैसे ही चलाते रहना है, उसको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपने चेंज नहीं करना। लेकिन तब हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी उसने बताया कुछ रेलेवेंट चेंजेस आ गई, कुछ मतलब ऐसा पैटर्न चेंज हो गया कि आपकी उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, तो वहां आप मेथड भी यूज चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपको कंसिस्टेंटली सेम मेथड चलाना है। A depreciation method that is based on revenue generated by activity that is include the use of life is not appropriate। तो रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन अप्रोप्रिएट है नहीं, और ना ही हमने कभी इसके बारे में पढ़ा, तो इसको छोड़ दो। कौन 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 से मेथड है? स्ट्रेट लाइन,